Hey friends, please subscribe my channel Studies Lecture by Dev Dubey and press the bell icon to get the notification of my all new videos. Be the first. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडीज लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग लॉ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग बिजनेस बाय अ बैंकिंग कंपनी। मतलब किस प्रकार कोई बैंकिंग कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड अप करती है, खत्म करती है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज होता है कि वाइंड अप का मतलब क्या है। तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस बाय अ बैंकिंग कंपनी बाय सेटलिंग ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने एसेट्स और लायबिलिटी को सेटल करते हुए, यानी जितनी उसकी लायबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करके, कंप्लीट करके, फुलफिल करके और एसेट्स को का डिस्ट्रीब्यूशन करके अमंग द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, जो भी हो, उसको अगर ऐसा करती है और वो बिजनेस बंद करती है तो उसे वाइंडिंग अप कहते हैं। तो इंडिया में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, ये गवर्न करता है वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग बिजनेस। वैसे किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट में दिया है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक्स होते हैं उनका वाइंडिंग अप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। वाइंडिंग अप टोटल 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला, वॉलेंटरली वाइंडिंग अप, मतलब कोई कंपनी स्वेच्छा से अपने मन से खुद से वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू कर दे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें आरबीआई की रिटन परमिशन की जरूरत पड़ती है, यानी आरबीआई को का अप्रूवल यहाँ पर नेसेसरी होता है। सेक्शन 44 क्लॉज 2 बात करता है वाइंडिंग अप जो वॉलेंटरली है लेकिन अंडर द गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट है, यानी दूसरे तरह का वाइंडिंग अप होगा वॉलेंटरली वाइंडिंग अप बट अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर सेक्शन 44 क्लॉज 2 कहता है अगर किसी वाइंडिंग अप में, अगर किसी कंपनी के वाइंडिंग अप में हाई कोर्ट को ऐसा लगता है उसकी सुपरविजन की जरूरत है और वहां पर उसके सुपरविजन में वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है वाइंडिंग अप से रिलेटेड। ठीक है, और जो तीसरे तरह का सबसे इंपॉर्टेंट वाइंडिंग अप का काइंड है वो है वाइंडिंग अप जो कंपलसरी होता है, यानी कंपलसरी वाइंडिंग अप। वो भी ऑर्डर से होगा हाई कोर्ट के, यानी अगर हाई कोर्ट चाहेगा तभी वो वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, इनिशिएट होगा। तो वाइंडिंग अप जो कंपलसरी होता है इसे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ऐसे वाइंडिंग अप आरबीआई के, अगर आरबीआई ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की इस कंपनी बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, किस वजह से? 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। या वो बैंकिंग कंपनी अनेबल टू पे डेप्ट है, मतलब अपने जो कर्ज है उसे चुका नहीं सकती, और ये डिसाइड कैसे होगा कि वो अनेबल टू पे डेप्ट है या नहीं? इसका जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 38 में ही, जिसमें उसका क्लॉज 4 बताता है कि अगर कोई बैंक 2 दिन के अंदर लॉफुल डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, पैसे नहीं दे पाता, जहां पर आरबीआई की ब्रांच ऑफिस है उस शहर में, अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वो अनेबल टू पे डेप्ट माना जाएगा। और अगर वहां पर आरबीआई की ऑफिस नहीं है, ब्रांच ऑफिस नहीं है और वो 5 दिन के अंदर नहीं कर पाता तो उसे अनेबल टू पे डेप्ट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ग्राउंड हो सकता है आरबीआई को ऐसा पिटीशन फाइल करने में, वो हो सकता है कि अगर आरबीआई को ये लगता है, यानी आरबीआई का फुल डिस्क्रिप्शन है कि ये जो बैंकिंग कंपनी है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, क्रेडिटर है, अगर ऐसा लगता है आरबीआई को, ठीक है, तो आरबीआई उस बैंकिंग कंपनी का वाइंड अप कर सकती है, क्योंकि पूरी लाइसेंसिंग की पावर आरबीआई को सेक्शन 22 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी गई है। आरबीआई जब चाहे लाइसेंस दे सकती है, किसी भी टर्म कंडीशन के साथ दे सकती है और उसे कभी भी चाहे तो ले सकती है, प्रोवाइडेड लॉफुल होना चाहिए तरीका। ठीक है, अब जो वाइंडिंग अप हम कंपलसरी बात कर रहे हैं, आरबीआई को ये पावर मिलती कहाँ से है? आरबीआई को ये पावर मिलती है सेक्शन 35 क्लॉज 4 क्लॉज बी में, जिसमें ये कहा गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए आरबीआई को भेजती है किसी भी बैंकिंग कंपनी को, अगर आरबीआई को ऐसा लगता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर, रिकमेंडेशन पर, अगर आरबीआई को ऐसा लगता है तो वाइंड अप प्रोसेस वो शुरू कर सकती है। यानी आरबीआई की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर है। तो अगर किसी कंपनी का वाइंड अप होना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर आरबीआई अगर चाहेगी तब वो पिटीशन फाइल करेगी। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे कि अगर कोई कंपनी वाइंड अप होगी तो कैसे होगी? पिटीशन फाइल हो गई हाई कोर्ट में, तो क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि वाइंड अप करने चाहिए। तो सेक्शन 38 क्लॉज ए बताता है कि हर हाई कोर्ट के साथ कुछ ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं जो अटैच्ड होते हैं हर हाई कोर्ट में। ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब हाई कोर्ट से ऐसे कुछ लोग
चाहे पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसे लिक्विडेशन का काम दिया जाता है, यानी उस चीज के जो एसेट्स लायबिलिटी को सेटल करना है उसका काम दिया जाता है। ठीक है। सेक्शन 39 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि आरबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई और बैंक या कोई और पर्सन भी ऑफिशियल लिक्विडेटर हो सकता है अगर वो पेटिशन फाइल करे हाई कोर्ट में कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के काम करना चाहता है और हाई कोर्ट उसे अप्रूव करे। अगर ऐसा कुछ होगा, आरबीआई या फिर कोई और बैंक अगर बनता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो जो पर्सन ऑफिशियल लिक्विडेटर उस समय रहेगा वो हट जाएगा और उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी आरबीआई या उस बैंक की। सेक्शन 40 बताता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप। अगर हाई कोर्ट को किसी भी वक्त लगता है कि जो वाइंडिंग अप हो रहा है ये सही नहीं है और बैंक क्या होगा वो पे कर सकता है लोन, ठीक है, अपना डेप्ट को दे सकता है, तो कभी भी स्टे लगा सकता है इस वाइंडिंग अप प्रोसेस पर। हाई कोर्ट की ये पावर है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 जिसमें बताता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर जब हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा उसके बाद उसे जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लानी पड़ेगी, यानी शुरुआती एक रिपोर्ट लानी पड़ेगी कि उसके हाथ में कितना एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है, इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगानी पड़ेगी। ठीक है। और वो उसमें रिपोर्ट में ये मेंशन होगा कि उसे कितने कैश के रूप में चीज़ें मिली और कितने एसेट्स के रूप में चीज़ें मिली जिसे वो कैश में तब्दील कर सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर। ये रिपोर्ट उसे लगानी पड़ेगी, शुरुआती रिपोर्ट। ठीक है। और इसी सेक्शन के 41 क्लॉज ए में बताता है कि जो क्रेडिटर्स होंगे, जो जिनका डेप्ट बाकी है बैंक के ऊपर, वो लोग अपना क्लेम को मांगेंगे। 15 दिन के अंदर उन्हें नोटिस दी जाएगी कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो रहा है और आप अपना क्लेम मांगिए। ठीक है। तो उन्हें 1 महीने के अंदर अपना क्लेम बैंक से मांगना पड़ेगा, अपना क्लेम रिटर्न में बोलना पड़ेगा कि इतना क्लेम है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बताएगा कि हमारे पास इतना सिक्योर्ड है, उसका वैल्यूएशन करके देगा और ठीक है ये अपना क्लेम मांगेंगे 1 महीने का। अगर वो नहीं मांगते तो ये उनका जो डेप्ट है वो ऑर्डिनरी डेप्ट होगा, प्रेफरेंशियल डेप्ट नहीं माना जाएगा और उनका सेटिस्फैक्शन बाद में किया जाएगा, इसलिए ये क्लेम मांगना जरूरी है। लेकिन सेक्शन 43 बोलता है कि अगर बैंक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स में ये सब मेंशन रहता है कि जो उनका अकाउंट होल्डर है उसके बैंक में कितने मतलब अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये जो रहेगा एविडेंस के रूप में माना जाएगा और इसे क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस अकाउंट होल्डर को। ठीक है। सेक्शन 44 की बात की जाए तो 43 क्लॉज ए पहले बताता है कि प्रेफरेंशियल पेमेंट क्या होगा, किस रेट में बात कर प्रेफरेंस में पेमेंट होगा डेप्ट का। ठीक है। सेटिस्फाई किस में क्या है, सबसे पहले सेटिस्फैक्शन होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, उसके बाद होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, उसके बाद होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का और इक्विटेबल शेयर होल्डर का। और बचे हुए जो एसेट्स होते हैं वो आपस में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रेफरेंस है, किस प्रेफरेंस में आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन 43 क्लॉज ए में ये भी बात की गई है कि जो 530 सेक्शन था कंपनीज एक्ट 1956 का, यानी पुराने कंपनी एक्ट का जो 530 सेक्शन था, उसका सेटिस्फैक्शन सबसे पहले होना जरूरी है। उसमें ये होता है कि आपको जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो टैक्सेस बाकी है ड्यू है उसे आपको फुलफिल करना है, जो एम्प्लॉयज का जो वेजेस है उसको फुलफिल करना है, उसके बाद आपको ये सब सेटिस्फाई करना है, जो डेप्ट बाकी लोगों का है क्रेडिटर्स का जो है उसे सेटिस्फाई करना है। तो ये प्रेफरेंस है, किस प्रेफरेंस में ये डेप्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी का सेटिस्फैक्शन किया जाएगा। इसके बाद 44 में जैसे कि मैंने बताया कि वॉलंटरली वाइंडिंग अप की बात की है। वॉलंटरली वाइंडिंग अप में हाई कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है, यहाँ तक कि लिमिटेशन एक्ट में भी चेंजेस कर सकता है और इस तरीके से पूरा वाइंडिंग अप का प्रोसेस चलता है और कंप्लीट होता है। तो एक आरबीआई के पेटिशन फाइल करने से लेकर उसका एसेट्स और लायबिलिटी को सेटिस्फैक्शन तक वाइंडिंग अप का प्रोसेस चलता है। इसके बाद जो कंपनी वाइंड अप हो जाती है और कंपनी का आरओसी से, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नाम नाम काट दिया जाता है, स्ट्राइक ऑफ नेम हो जाता है। तो इस तरीके से वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है फाइनली। ठीक है। तो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। थैंक यू। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडीज लेक्चर बाय देव दुबे।